जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं आया हूँ इंडिया गेट। मेरे ठीक पीछे है इंडिया गेट और इसके पीछे है नेताजी सुभाष की प्रतिमा और उसके पीछे नेशनल वॉर मेमोरियल और मेरे सामने है राष्ट्रपति भवन। आज बात करेंगे एक युद्ध की, एक ऐसा युद्ध जो भारत की सीमाओं से हज़ारों मील दूर लड़ा गया था, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं था, तो भी लगभग 13 लाख भारतीय सैनिकों ने उस युद्ध में भाग लिया था और 74,187 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था। ऐसा युद्ध जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं और 74,187 का बलिदान होता है और लगभग 70,000 अंग भंग होते हैं। ऐसा युद्ध देखें, स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान के विरुद्ध जितने भी युद्ध हुए या 1962 में चीन के विरुद्ध युद्ध हुआ, यदि उन सभी युद्धों को जोड़ लें तो कुल बलिदान भारत की ओर से 15,000 से कम हुए थे। संख्या वो भी बहुत बड़ी है, हर एक जवान अनमोल है, लेकिन अगर कंपेयर हम करें 74,187 एक ऐसे युद्ध में जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं, एक ऐसा युद्ध जिसमें सैनिकों की भर्ती के लिए गांधी जी भी लगे थे, भूल गए थे अपना अहिंसा का सिद्धांत। ये था प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार। ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए भारत के सैनिक बलिदान दे रहे थे। आज उस युद्ध की बात करेंगे। वर्ष 1914 में वो युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन लड़ रहा था जर्मनी के विरुद्ध, टर्की की ऑटोमन एम्पायर के विरुद्ध, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध, और सैनिक उनके पास थे नहीं, सैनिक भारत से चाहिए थे। और देखें वर्ष 1914 में कैसी विडंबना है, एक और अमेरिका से, कनाडा से हज़ारों भारतीय जो वहाँ बस गए थे, वो अमेरिका को छोड़ देते हैं, कनाडा को छोड़ देते हैं और वहाँ से चल के भारत आते हैं। गदर पार्टी के, वो गदरी बाबा जिनको कहते हैं आज हम, करतार सिंह सराभा और उनके साथी, वहाँ से अमेरिका कनाडा छोड़ के वर्ष 1914 में ही वो लोग भारत आ रहे थे कि भारत चलेंगे, अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश दास्ता से मुक्त कराएंगे। तो भारत को आज़ाद कराने के लिए 7 समुंदर पार अमेरिका से हज़ारों यहाँ आ रहे थे और लाखों यहाँ से बाहर जा रहे थे ब्रिटिश साम्राज्य को और पक्का करने के लिए। अब कौन सही था, कौन गलत, ये तो बहुत कठिन प्रश्न है, आसान उत्तर इसका नहीं है। करतार सिंह सराभा और उनके साथी यहाँ आकर फांसी चढ़ रहे थे, काला पानी की सजाएं झेल रहे थे, सीने पर गोलियां खा रहे थे और लाखों फौज में भर्ती हो रहे थे ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए। उस युद्ध में कुल, जैसा मैंने पहले बताया, 13 लाख भारतीयों ने भाग लिया था। वो पूर्वी अफ्रीका में लड़े, उत्तरी अफ्रीका में लड़े, वो यूरोप में लड़े, वो बेल्जियम फ्रांस की धरती पर लड़े, वो ऑटोमन एम्पायर जहाँ थी, वो मेसोपोटामिया में, तो ज़्यादातर 7 लाख भारतीय तो मेसोपोटामिया में ही लड़ रहे थे। वहाँ तो अधिकतर कुर्बानियाँ भारतीयों की ही हुई थी। उस युद्ध में भाग लेने वाले भारतीयों में से 11 को विक्टोरिया क्रॉस भी मिला था। जैसे आज भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र। उस समय अंग्रेज़ों के राज में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता था, शौर्य पुरस्कार सेना में, वो होता था विक्टोरिया क्रॉस। तो 11 को विक्टोरिया क्रॉस मिला था, जिसमें सबसे पहले थे खुदादाद खान और 11वें यानी कि बाद में वर्ष 1918 में जिनको मिला वो थे बदलू राम। खुदादाद खान को सितंबर 1914 में मिला और बदलू राम को वर्ष 1918 में मिला। कुल 11 को मिला था। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान वर्ष 1942 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ बनते हैं क्लॉड ऑकिनलेक। उस युद्ध के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि यदि ब्रिटिश इंडियन आर्मी ना होती, यदि भारतीय सेना ना होती, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में और सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन की जीत संभव नहीं थी। अगर उन 13 लाख में से 1 लाख भी ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध हथियार उठाते तो तभी भारत मुक्त हो गया होता, भारत आज़ाद हो गया होता। लेकिन ये कहना बहुत आसान है। ऐसी क्या परिस्थितियां रही थी कि भारत के सैनिक
अंग्रेज़ों की फ़ौज में भर्ती हो रहे थे, आज उसकी भी बात करेंगे। ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि स्वयं गांधी जी फ़ौज में भर्ती कर रहे थे, उसकी भी बात करेंगे। एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि ऐसे युद्ध के लिए भारत के जवान भर्ती क्यों हो रहे थे। तो कई तरह से अंग्रेज़ों ने कोशिशें की। एक ये कोशिश भी हुई कि भारत के नेताओं को विश्वास दिलाया जाए कि इस युद्ध में भारत सहयोग करेगा तो भारत का फ़ायदा होगा, युद्ध के बाद भारत के लिए अच्छा होगा। गांधी जी को ऐसी भी अपेक्षा थी कि शायद डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा इसके बाद। 27 अप्रैल से 29 अप्रैल तक वर्ष 1918 में दिल्ली में एक वार कॉन्फ्रेंस होती है। अध्यक्षता करते हैं वायसराय और भारत के बहुत सारे नेताओं को बुलाया जाता है। गांधी जी भी उनमें हैं, लेकिन बाल गंगाधर तिलक को नहीं बुलाया गया था। और इन नेताओं से अपील की गई कि आप सरकार के वार एफर्ट को समर्थन दें। गांधी जी भी समर्थन देते हैं। एक वाक्य में वो बोलते हैं और हिंदुस्तानी में बोलते हैं। इसके बाद वो वापस जाते हैं गुजरात और वहाँ खेड़ा में जो उनकी कर्मस्थली है वहाँ गांव-गांव जाके वो फौजी में भर्ती करते हैं। हालांकि लोगों का समर्थन नहीं मिलता और कुल मिला के 100 लोगों की लिस्ट वो बनाते हैं, जिसमें स्वयं का नाम भी लिखते हैं। उनकी उम्र उसमें 49 ईयर्स थी, तो वो अपना भी नाम फौज में भर्ती होने वालों में लिखते हैं, सरदार पटेल का नाम भी लिखते हैं और बाकी भी जो नाम थे वो उनके साबरमती आश्रम में रहने वाले सहयोगी ही थे। तो देखें, गुजरात में लोगों ने उस वार एफर्ट को सहयोग नहीं किया था फौजियों की भर्ती की यदि हम बात करें तो, लेकिन बाकी जगह ऐसा नहीं था। मैं जैसे पंजाब की बात करूं, उस समय का पंजाब बहुत बड़ा राज्य था। आज का पंजाब, आज का हरियाणा, आज का हिमाचल प्रदेश और वो पंजाब जो पाकिस्तान में चला गया तो बहुत बड़ी स्टेट थी, बहुत बड़ी प्रोविंस थी। अकेले पंजाब ने उस युद्ध के दौरान 3,60,000 सैनिक दिए थे, 3,60,000। तो पंजाब में 3,60,000 फौजी कैसे भर्ती हो गए उस युद्ध के लिए? वो क्या स्वेच्छा से हुए होंगे? क्या वॉलंटियर्स थे? ऐसा हरगिज़ नहीं था। उन दिनों पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे सर माइकल ओडायर। ये वही व्यक्ति हैं जो जलियांवाला बाग जनसंहार के दोषी थे। ये वही व्यक्ति हैं जिनका वध लंदन में किया था आगे चल के शहीद उधम सिंह ने। तो ये माइकल ओडायर हर वो तरीका अपनाते हैं पंजाब में जिससे अधिक से अधिक लोगों की भर्ती की जा सके। इतने जुल्म होते हैं, हम उनकी बात करेंगे। अगर मैं कहूं कि 3 तरह से लोगों को भर्ती किया जा रहा था, तो एक गरीबी। अब देखिए, गुजरात में जैसे लोगों का मैंने बात की कि समर्थन नहीं मिला था उस युद्ध के लिए, तो गुजरात के लोग वो व्यापार भी करते हैं, कृषि तो है ही, बिजनेस भी करते हैं, आज भी हैं। लेकिन पंजाब में गांव के रहने वाले जो लोग थे वो सिर्फ खेती ही करते थे। आज भी अधिकतर ऐसा ही तो है ना। तो वो पंजाब जो सारे देश का पेट भरता है आज भी और तब भी भरता था, उस पंजाब की कृषि को अंग्रेज़ों ने उजाड़ दिया था। सारे भारत की कोई उजाड़ रखा था। वो भारत जिसकी इकॉनमी किसी ज़माने में इतनी विशाल थी कि पूरी दुनिया की जीडीपी का लगभग 30% हुआ करती थी, जब अंग्रेज़ यहाँ से गए हैं तो तकरीबन 1.5% वो बची थी। तो इकॉनमी हमारी तबाह कर दी थी उन्होंने। तो गरीबी थी, भूख थी। उस गरीबी में मजबूरी में भी लोग भर्ती हो रहे थे, ऐसे भी थे। कुल मिला के सारे भत्ते भी जोड़ लें तो 15 रुपया महीना सैलरी वो दे रहे थे। तो उस 15 रुपये के लिए भर्ती होने वाले भी थे। पेट का सवाल था, ऐसे भी थे। ज़मीनें जिनकी कुर्क हो रखी थी, खाने को कुछ भी नहीं था, ऐसे भी बहुत सारे लोग थे। तो वो भी भर्ती हो रहे थे, मजबूरी थी उनकी। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने एक काम और किया था, वो लोगों को बहला रहे थे, फुसला रहे थे। जैसे मैं उदाहरण दूं, हरियाणा में उस ज़माने के एक प्रसिद्ध सांगी हुआ करते थे पंडित दीपचंद। उनको राय साहब का टाइटल भी दिया बाद में अंग्रेज़ों ने। तो उनको दिया काम कि आप जाएं जी, गांव-गांव आप सांग करिए और वहाँ लोगों को जानकारी दीजिए कि इस फौज में भर्ती होने से तुम्हारा कितना भला होगा। लोगों को इनकरेज करें। वो सांग भी हुए। और एक उनकी कविता, रागनी जो भी कहें, उसकी 4 पंक्तियां आपको मैं सुनाता हूं। इससे अनुमान हो जाएगा कि उस समय भूख, गरीबी कितनी थी और किस तरह लोगों को उस फौज के लिए तैयार किया जा रहा था। उस रागनी के बोल थे, भर्ती होले रे, भर्ती होले रे, बाहर खड़े रंगरूट,
भर्ती हो ले रे, मोटी तनख्वाह मिला करेगी, लूट सके तो लूट, भर्ती हो ले रे। 15 रुपये लूट जैसे दिख रहे थे, भर्ती हो ले रहे, भर्ती हो ले रहे, बाहर खड़े रंगरूट, मोटी तनख्वाह मिला करेगी, लूट सके तो लूट, 15 रुपये मिल जाएंगे जैसे तुमने लूट लिया सब कुछ। और आगे कहते हैं, आड़े मिले तने टूटे लीतर, उड़े मिलेंगे बूट, भर्ती हो ले रहे। आड़े मिले तने टूटे लीतर, यानी कि तेरी जूतियाँ भी टूटी हुई हैं, फटी हुई हैं। आड़े मिले तने टूटे लीतर, उड़े मिले फुल बूट, वहाँ तेरे को बूट मिलेंगे, अंग्रेज़ी बूट मिलेंगे पहनने को। गांव में जूतियाँ भी नहीं थी, गांव क्या हालत ही देश की ऐसी हो रखी थी। आड़े मिले तने टूटे लीतर, उड़े मिले फुल बूट। और आगे कहते हैं, आड़े मिले तने फटे चीथड़े, उड़े मिलेंगे सूट। तन पर कपड़े भी नहीं थे, फटे पुराने कपड़े हैं, और वहाँ मिलेगी वर्दी। तो कहता है, आड़े मिले तने टूटे लीतर, उड़े मिले फुल बूट, आड़े मिलेंगे पटे चीतड़े, उड़े मिलेंगे सूट, भर्ती हो ले रहे, बाहर खड़े रंगरूट, मोटी तनख्वाह मिला करेगी, लूट सके तो लूट। तो इस तरह लोगों को लुभावना वहाँ प्रचार भी हो रहा था। देश की स्थिति कैसी होगी, मैं इस रागनी को साहित्य की दृष्टि से कम, उस समय की ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि जैसी थी, उसको समझने के लिए इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। और तीसरा कारण था ज़बरदस्ती। ज़बरदस्ती फ़ौज में अंग्रेज़ भर्ती कर रहे थे। पंजाब में क्या क्या जुल्म हुए हैं उस दौरान, कल्पना करना भी कठिन है। देखें, कुछ देश हैं आज जहाँ मिलिट्री ट्रेनिंग ज़रूरी होती है, मैंडेटरी होती है, और कुछ समय अलग अलग देश हैं जहाँ पे जनसंख्या कम है, तो वहाँ कुछ सालों की आपको सबके लिए मैंडेटरी है वो सर्विस। लेकिन वो तो अपने देश के लिए है ना, अपने देश की सुरक्षा के लिए है ना। पराये देश की, और पराया देश क्या, वो देश जिसने हमें पराधीन बना रखा, जिसने हमें गुलाम बना रखा, जो तरह तरह के अत्याचार हम पर किए जा रहे थे। होता तो ये कि हम उस दुश्मन को उखाड़ फेंकते उस समय, लेकिन ऐसी व्यवस्था कि हम उसी की मदद कर रहे हैं कि शायद अब मदद कर देंगे तो आगे शायद ये हम पर जुल्म नहीं करेंगे या कम जुल्म करेंगे। पंजाब में किस किस तरह से ज़बरदस्ती भर्ती हो रहे हैं, उन्हीं श्रीमान माइकल ओडायर के राज में। देखें, मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। पश्चिमी पंजाब में एक ज़िला था शाहपुर, और उस शाहपुर ज़िले में एक तहसीलदार था सैयद नादिर हुसैन। है तो हिंदुस्तानी, लेकिन नौकरी अंग्रेज़ों की कर रहा था, तो वफादारी भी कम नहीं थी। ये हर गांव में सूची बनवाता उन पुरुषों की जिनको फ़ौज में भर्ती किया जा सकता है, जो उस एज ग्रुप में आते हैं। सबकी सूची बनवाता और फिर उन गाँव में जाता। अब जिस घर में 2 या 3 लड़के हों, वहाँ मैंडेटरी कर रखा था कि कम से कम एक को फ़ौज में भर्ती होना होगा। आप चाहें ना चाहें, एक को ज़बरदस्ती फ़ौज में भर्ती करेंगे। अब बहुत सारे लोग तैयार नहीं होंगे इस बात के लिए, मना करेंगे, तो फिर ये वहाँ तरह तरह के जुल्म करता। बल्कि मैं आपको बताऊं, इसके जुल्म इतने थे कि लोगों ने आखिरकार इसका मर्डर कर दिया था, इसकी हत्या कर दी थी। उस मुकदमे में भी 4 को फांसी हुई थी और 12 को काला पानी की सज़ा हुई थी। तो ये जालिम सूची बनवाता, गांव जाता और फिर ज़बरदस्ती फ़ौज में भर्ती करने की कोशिश करता। जो मान जाते सही, जो नहीं मानते फिर वहाँ पुरुषों को सरेआम खुले में, महिलाओं को इकट्ठा करके और उनके सामने नंगा करके पुरुषों को खड़ा करता। तो उस बेइज्जती के डर से, उस वो सामाजिक अपमान जो सबके सामने वहाँ हो रहा होता, तो बहुत सारे इस डर के मारे फिर अपना नाम लिखवा लेते, फ़ौज में भर्ती होते। यहाँ तक इस जालिम ने किए कि औरतों को उठा ले जाता, दूसरे गांव दूर ले जाता। और फिर जैसा हमारा समाज था, तो इस अपमान के डर से कि औरतें, इनकी औरतों को वो ले गए थे सरकारी लोग उठा के, तो भैया ऐसा ना हो, तो अच्छा ये है कि हम फ़ौज में ही भर्ती हो जाएं। पुरुषों को भयंकर कांटे वाली झाड़ी इकट्ठी की और उनके बीच में बांध देता था पुरुषों को। तरह तरह की यातनाएं इस पापी ने दी। कई बार ऐसा भी होता कि जब गांव वालों को पता चलता कि नादिर हुसैन आ रहा है, तो वो गांव छोड़ के भाग जाते। तो फिर ये क्या करता, जो गांव छोड़ के भाग गए उनकी फसलों को नष्ट करवा देता, खेतों की फसलों को नष्ट करवा देता।
उनके घरों को लूट लेता, तो उस मजबूरी में भी लोग फौज में भर्ती होते। तो ये एग्जाम्पल उसके हैं। मैं एक और उदाहरण देता हूँ। हरियाणा में कुरुक्षेत्र ज़िले में एक गांव है यारा। उस ज़माने में ज़िला करनाल में ये गांव हुआ करता था। यारा गांव में अंग्रेज़ अधिकारी आते हैं, मैजिस्ट्रेट आते हैं, और फिर वहाँ वही सारे पुरुषों को इकट्ठा कर लिया जाता है और हर किसी को, जिसकी भी उम्र ऐसी थी कि फ़ौज में भर्ती किया जा सकता है, उन सब को फ़ौज में भर्ती होने के लिए मजबूर करता है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसका एक ही बेटा था, इकलौता बेटा था। वो इसके आगे गिड़गिड़ाता है कि मेरे बेटे को बख्श दो, मेरा तो एक ही बेटा है। और देखें जी, जैसा मैंने पहले कहा, हज़ारों मील दूर जाके लड़ना, दूसरे देश में वापस आएगा ज़िंदा, इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि ना जाएं। तो वो पिता इसके आगे, इस मैजिस्ट्रेट के आगे गिड़गिड़ाता है कि मेरा तो एक ही बेटा है, इसको तो छोड़ दो। ये नहीं मानता। वहाँ झगड़ा होता है। उस झगड़े की वजह से फिर गिरफ्तारियाँ भी होती हैं, बल्कि 5 लोगों को सजाएं भी होती हैं। तो एक बेटा है तो उस एक बेटे को भी नहीं छोड़ेंगे, ज़बरदस्ती भर्ती करेंगे। और ये सैनिक कहाँ लड़ रहे थे? बगदाद, हाइफा, टर्की, जेरूसलम, अफ्रीका, यूरोप, मैंने जैसा कहा बेल्जियम, फ्रांस, जहाँ का मौसम इनके अनुकूल नहीं, इतनी भयंकर ठंड, ऐसे ऐसे वातावरण में जहाँ कोई इनकी भाषा नहीं जानता, कोई इनको पहचानता नहीं, मदद किसी तरह की नहीं, वहाँ अपना जीवन ये न्यौछावर कर रहे थे उन अंग्रेज़ों के लिए। और देखें, 74,187 ना जीवित वापस लौट सके थे, ना उनकी अस्थियां ही आ पाई थी। वहीं कहाँ कहाँ किन किन को दफना दिया आज पता भी नहीं है किसी को। तो ऐसी कुर्बानियाँ हुई। और एक और गज़ब की चीज़ देखिए, ऐसा भी नहीं है कि देश में इनको बहुत सम्मान मिला हो, वो भी नहीं है। और जैसा मैंने शुरू में कहा, उसकी वजह भी थी। एक तो ये कि भाई उसी समय कहाँ अमेरिका से छोड़ के करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले, उनके साथी बाबा सोहन सिंह भकना, ये सारे लोग छोड़ के, अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ आए थे और यहाँ फांसियाँ झूल रहे थे कि देश को आज़ाद करवाएंगे। और ये लोग तो अंग्रेज़ों की फ़ौज में भर्ती हो रहे थे। लेकिन उसके लिए इनको दोषी ठहराया जाना ये भी सरासर गलत होगा। वो परिस्थितियाँ कैसी थी, और अगर ये गलत थे तो वो हज़ारों लाखों लोग उस समय जो सरकारी नौकरियां कर रहे थे, चाहे यहाँ पुलिस में थे, चाहे यहाँ सिविल की दूसरी नौकरियां कर रहे थे, फिर वो भी दोषी थे ना। नौकरी तो वो भी अंग्रेज़ों की कर रहे थे। ये कोई पेट की भूख की मजबूरी में और कोई उसी सामाजिक प्रताड़ना की मजबूरी में, अपनी महिलाओं की इज्जत आबरू की मजबूरी में किस किस तरह के जुल्म किए थे, तब ये लोग उस फौज में भर्ती हुए थे। कोई खुशी खुशी नहीं हो गए थे। और ऐसा भी नहीं है कि भारत ने सिर्फ सैनिक दिए थे उस युद्ध के लिए, भारत से बहुत सारा धन भी अंग्रेज़ ले गए थे। मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट की वेबसाइट का लिंक आपको दे दूंगा। 4 जुलाई 1932 को वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो जानकारी साझा की गई, उसके अनुसार 14.5 करोड़ पाउंड स्टर्लिंग भारत सरकार ने दिया, 14.5 करोड़ पाउंड। और सिर्फ सरकार से लिया वैसा नहीं, जो देसी राजा थे बहुत सारे, उन राजाओं से 2 तरह से ले रहे थे ये। एक कहते थे कि आप इस वार फंड में डोनेट करो, दूसरा आप लोन दे दो जी हमें, लोन, कर्ज। तो कर्ज कह के भी लिया, डोनेशंस कह के भी लिया, दुनिया भर के यहाँ से वो धन लूट ले गए। किसानों पे भी, मैं लायलपुर ज़िले की बात करूँ, 25 एकड़ का एक मुरब्बा होता था। तो उन किसानों पे जिनके पास पहले ही कुछ नहीं बचा था, जिनकी हालत ऐसी कर रखी थी, 33 रुपया तो मैंडेटरीली उनसे भी लिया था। तो इस तरह भारत ने सब तरह से इनके उस युद्ध में इनकी मदद की। और बदले में मिला क्या? अगर कोई पूछे भारत को आपने दिया क्या उसके बदले? दिया, तुरंत युद्ध के बाद रॉलेट एक्ट दिया।
एक ऐसा कानून बनाया कि अब जो भी भारत की बात करेगा उसको उठाओ और जेल में ठूस दो। एक ऐसा कानून दिया जिसमें जिसको जेल में डाला है ना वो अपील कर सकता है, ना उसका कोई वकील होगा, ना कोई दलील सुनी जाएगी। और ये मशहूर हुआ था कि ना अपील, ना दलील, ना वकील, ऐसा कानून। ये कानून दिया और इसी रॉलेट बिल की, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया, हड़ताल की। और इसी के बाद फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ। और अकेले जलियांवाला बाग जनसंहार की क्या बात करें, और भी बहुत जुल्म हुए थे जिनकी कहानी यूं ही किताबों में दबी रह गई। हमने एक पूरी सीरीज़ बनाई थी 5 वीडियोज़ की, पंजाब में उन दिनों जो जुल्म अंग्रेज़ों ने किए थे। जलियांवाला बाग जनसंहार 1 और उसके अलावा भी और बहुत कुछ। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ का फिर से दे दूंगा। आप में से जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो देखिएगा। 10 अप्रैल 1919 को, यानी कि जलियांवाला बाग की घटना से 3 दिन पहले, उस दिन भी अंग्रेज़ों के हाथों 20 से ज़्यादा भारतीय अमृतसर में अंग्रेज़ों की गोलियों का शिकार हुए थे। और उस दिन फिर भीड़ उत्तेजित हुई और उन्होंने भी रिएक्ट किया। 5 अंग्रेज़ भी मारे गए थे। और उसी दिन अमृतसर की एक गली में एक अंग्रेज़ महिला मार्शेला शेरवुड, उसके ऊपर हमला किया कुछ लोगों ने। हालांकि जिन्होंने हमला किया वो कोई भले लोग नहीं थे। देखिए होता क्या है, जब भी कोई बड़ा आंदोलन चलता है, मास प्रोटेस्ट होते हैं, तो उसमें सारे के सारे किसी आदर्श से बंधे हुए लोग नहीं हुआ करते, बीच में असामाजिक तत्व भी घुसा करते हैं, या अक्सर ऐसा होता है। तो उस दिन कुछ ऐसे दुष्टों ने मार्शेला शेरवुड पर हमला किया, गलत हुआ। और भारत के तकरीबन सभी सेंसिबल लोगों ने उसकी घोर निंदा भी की थी। बल्कि मार्शेला शेरवुड को बचाने वाले कौन थे? वहीं के रहने वाले, उन्हीं गलियों के रहने वाले वो भारतीय ही थे जिन्होंने उसको बचाया था। लेकिन अंग्रेज़ों ने बदले में क्या दिया था? क्रॉलिंग ऑर्डर। उस गली से जो भी गुजरेगा, उस कूचा कोड़ियाँ वाला से जो भी गुजरेगा, उसको रेंग कर जाना होगा। वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, पुरुष हो, महिला हो, बीमार हो, लेट के जाना पड़ेगा, रेंगते रेंगते जाना पड़ेगा। हमने उस पर भी एक वीडियो किया है, आप ज़रूर देखिएगा अगर पहले नहीं देखा है। लाहौर में पोस्टर चिपका दिए गए लोगों के घरों की दीवारों पर मार्शल लॉ के, और ये कहा कि इन पोस्टर्स को अगर किसी ने डिस्ट्रॉय किया, डिफेस किया, तो जिसके घर की दीवार पे पोस्टर चिपका है सज़ा उसे मिलेगी। और देखें, एक ऑर्डर और भी था, वो ये कि रात 8 बजे के बाद अगर कोई घर से बाहर निकला उसे गोली मार दी जाएगी। और एक बात और, ये ज़्यादातर पोस्टर उनके घरों की दीवारों पर लगाए थे जिनके बारे में पुलिस को पता था कि ये देशभक्त लोग हैं, ये देश के लिए बातें करते हैं, कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। सब सोचिए, किसी देशभक्त की घर की दीवार के बाहर, दीवार के ऊपर पोस्टर लगा है बाहर, 8 बजे के बाद वो तो बाहर निकल नहीं सकते। और उस पोस्टर को कोई पुलिस का बंदा ही, अंग्रेज सरकार का एक गुर्गा कोई उस पोस्टर को फाड़ दे तो क्या होगा? उस घर के मालिक को जेल में डाल दिया जाएगा। तो लोगों ने परमिशन मांगी कि हमें बाहर बैठ के रात को इस पोस्टर की चौकीदारी करने की परमिशन दे दें, बाहर बैठने की। 8 बजे के बाद हम बाहर हों, कोई हम पर गोली ना चलाए। परमिशन भी अगर किसी ने, कोई पैसे वाला है, उसने कहा मैं अपने नौकर के नाम पे परमिशन चाहता हूँ, वो बैठेगा? नहीं जी, सज़ा नौकर को थोड़ी, सज़ा तो आपको देनी है। तो बाहर बैठने का परमिट आपको देंगे, आपके नौकर को नहीं। तो बहुत तरह के जुल्म हुए थे। गुजरांवाला में तो खालसा स्कूल के ऊपर हवाई जहाज़ से बम गिराए गए थे, रेलवे स्टेशन पर बम गिराए गए थे। क्या क्या जुल्म नहीं हुए थे, वो वीडियोज़ आप देखिए। देखें, ऐसा भी हुआ था जब ऐसे लोगों को भी फ़ौज में भर्ती किया गया जिन पर अंग्रेज़ मुकदमा चला रहे थे। मुकदमा चल रहा है और कहा कि सोचो अब क्या करना है तुमको, जेल जाना है या फ़ौज में जाना है। अब बंदा सोचता कि इनकी जेल में सड़ सड़ के मरने से तो अच्छा है
बंदूक लेके वहाँ लड़के ही मर लेंगे भाई, या तो जीवित लौट के आएंगे, और मरेंगे तो लड़के मरेंगे, सड़ने से मरने से तो वो भी अच्छा है, और सैलरी भी मिलेगी, जैसा भी हो 15 रुपये भी बढ़े। हम सुबह 7 बजे यहाँ आ गए थे और आके ऐसा लगा जैसे देर से आए हैं, 5 बजे आ जाना चाहिए था। गर्मियों के दिन है, मई का महीना है, तो रोशनी तो हो ही जाती है उस समय। और पर आज फ़र्क ये है कि हवा ठंडी है, गर्म नहीं है। कल बारिश हुई, परसों भी हल्की सी बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से हवा ठंडी है। और देखें बहुत सारे लोग यहाँ पे, बल्कि सुबह सुबह तो साइकिलिंग, जॉगिंग, तो अपनी फ़िटनेस के लिए भी बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग यहाँ पे थे। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी चला रहा है, कोई स्केटिंग कर रहा है। वाह क्या स्पीड है, क्या बैलेंस है, कमाल है। इन्होंने तो स्कूटी को भी पीछे छोड़ दिया। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंडिया गेट आप पीछे देख रहे हैं, उसके नज़दीक खड़े होके वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसलिए हमने इस पूरी कहानी को पीछे आके यहाँ से हमने इस बात को कहा। और पीछे जहाँ नेताजी की प्रतिमा लगी है वहाँ भी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। पीछे नेशनल वार मेमोरियल है, तो वहाँ जाना था, लेकिन अभी आज कोई सेरेमनी वहाँ पे हो रही है, तो वो ओपन ही नहीं हुआ है, वो देर से खुलेगा, तो वो आज हम नहीं देख पा रहे। वैसे आपको मैं बताऊं, वर्ष 1991 में यहीं पास में मेरा ऑफिस हुआ करता था, जनपथ के ऊपर नेशनल म्यूज़ियम, वहाँ मेरी पोस्टिंग थी। तो उस ज़माने में इन्हीं लॉन से रोज़ मैं पैदल गुज़रता था और सेंट्रल सेक्रेटरीट से मैं बस पकड़ा करता था। एक ज़माने में यहाँ इन वाटर बॉडीज़ में बोट्स चला करती थी, कश्तियाँ चलती थी, बोट क्लब इस जगह को कहते थे। अब बोट्स तो नहीं है, पर मेंटेन कर रखा, पानी साफ़ है। हालांकि नीचे एल्गी काफ़ी सारी डिपॉजिट है, पर फिर भी पानी साफ़ है। और एक चीज़ अच्छी कर दी, मैं बल्कि काफ़ी समय के बाद आया था, तो वॉशरूम्स की फैसिलिटी हैं या नहीं, मैं इस बात को लेकर थोड़ा सा कंसर्न था, लेकिन बना रखे हैं। हालांकि उतना अच्छा मेंटेन्ड नहीं है जैसा उनको किया जा सकता है, पर वॉशरूम्स हैं चारों तरफ। बेसमेंट में यहाँ से हम जाते हैं तो वॉशरूम्स है और फूड कोर्ट भी। तो दोस्तों ये थी कहानी फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारत के कंट्रीब्यूशन की, जिसमें 74,187 सैनिकों ने बलिदान दिया। लगभग 13 लाख भारतीय सैनिकों ने इसमें भाग लिया। करोड़ों रुपए की मदद भी की अंग्रेज़ों की। और बाद में उन सैनिकों की स्मृति में इस इंडिया गेट का निर्माण हुआ। वैसे इसमें सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वार के सैनिकों का ही नहीं, बल्कि थर्ड एंग्लो अफ़गान वार में जो शहीद हुए, बलिदान हुए, उनका भी नाम इसमें है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार मेनली, और इसके साथ थर्ड एंग्लो अफ़गान वार, उनकी स्मृति में अंग्रेज़ों ने इंडिया गेट का निर्माण करवाया। 1921 में निर्माण शुरू हुआ और 1931 में ये काम पूरा हुआ। कुल 13,313 नाम इंडिया गेट के उन पत्थरों पे खुदे हुए हैं, जिनमें 12,357 भारतीय हैं, बाकी अंग्रेज़ हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि 74,187 तो बलिदान फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही हुए थे भारत के सैनिक। यहाँ तो टोटल ही नाम 12,357 है यदि भारतीयों की बात करें तो, और फिर थर्ड एंग्लो अफ़गान वार में जो शहीद हुए वो अलग। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस विषय में आपके कोई प्रश्न हैं तो वो भी आप भेज सकते हैं। और फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, फिर किसी इतिहास के पन्नों में कभी कोई ऐसी जानकारी लेके फिर आपके पास आएंगे। जय हिंद, जय भारत।